तो अब हम बात करते हैं यार 1 अगस्त के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहला जो टॉपिक इसके बारे में हम देखने वाले हैं, इट इज़ अबाउट दी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल, जो यहाँ पे रिसेंटली पास हुआ पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बारे में बात करेंगे। नीट पेपर लीक हुआ जिसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, उसके वजह से यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंड, है ना, अमेंडमेंट बिल 2026। इसके बारे में बात करें पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 की बात करें सबसे पहले तो फाउंडेशन जो है 2024 का जो एक्ट था वो इसका फाउंडेशन है यार। 2024 का जो एक्ट है वो क्या बोलता है कि इंडिया का पहला एक सेंट्रल लॉ अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस था। फाउंडेशन जो था 2024 का जो एक्ट था उसने बनाया, एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल लॉ अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस। इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल लॉ अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस। एंड ये इसको कौन कौन से एग्जामिनेशन को कवर करता है? ये कवर्स यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, आरआरबी, आईबीपीएस, ये सब एग्ज़ाम को ये बिल कवर करता है। एंड एक तरह से ये इसको ऑफेंस जो है उसको एक तरह से कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल, कॉग्निजेबल बहुत घिनौना क्राइम, या फिर जो है ना बोलते अच्छे बोले तो बहुत बड़ा अपराध बताता है इसको, ठीक है। ऑफेंस लाइक जो रेप एंड मर्डर के लिए जो है ना कॉग्निजेबल एंड नॉन बेरेबल, उसी प्रकार का जो है एक तरह से जो पेपर लीक है, माल प्रैक्टिसेस हैं जो एग्जामिनेशन में होते हैं, वो भी एक तरह से ऑफेंस को क्या बोलता है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। एंड पेपर लीक एंड इम्पर्सनेशन को ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट पेपर लीक एंड इम्पर्सोनेशन। बाकी जो की अमेंडमेंट 2026 में यहाँ पे हुए उसके बारे में बात करें तो पहले तो कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे इंक्लूजन हुआ। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया इसके अंदर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी इंक्लूजन। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, ये बोला गया। स्पेशल टास्क फोर्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। मैंडेटरी फास्ट ट्रैक कवर की बात की गई। है ना, एसेट कन्फिस्केशन एंड ऑर्गेनाइज फ्रॉड अगर होता है तो उनके जो एसेट्स को कन्फिस्टिकेट कर लिया जाएगा। एसेट कॉन्फिस्केशन एंड फास्ट ट्रैक
रिकवर एसेट कॉन्फिस्केशन की बात की जाएगी फॉर ऑर्गेनाइज फ्रॉड। एंड जो वेंडर डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पे 8 साल तक डिवाइड किया जाएगा। जो वेंडर है उसको एक्सटेंडेड वेंडर डिपार्टमेंट टू 8 years। इंस्टीट्यूशनल लायबिलिटी होगी फॉर ऑफिशियल्स। इंस्टीट्यूशनल लायबिलिटी फॉर ऑफिशियल्स। बाकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ाया गया, इन्हांस। पनिशमेंट्स की बात करें तो जो इंडिविजुअल है उसके लिए जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे 5 to 10 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 50 लाख। फाइन अप टू ₹50 लाख। बाकी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई ग्रुप इन्वॉल्व है उसके लिए ऑर्गेनाइज क्राइम है तो मिनिमम 7 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 10 करोड़। मिनिमम 7 year imprisonment and fine rises to ₹10 करोड़। बाकी जो सर्विस प्रोवाइड के लिए जो पनिशमेंट है वो क्या है, उसको यहाँ पे मैक्सिमम 5 करोड़ का पेनल्टी लगेगा और एग्जामिनेशन कॉस्ट को रिकवर किया जाएगा इससे। सो मैक्सिमम ₹5 करोड़ पेनल्टी रिकवरी ऑफ एग्जामिनेशन कॉस्ट। बाकी जो जस्टिस टाइमलाइन है इसके बारे में बात करें तो इन्वेस्टिगेशन विद इन 60 days चालू होगा यार, है ना। स्पेशल टास्क फोर्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन जो है विद इन 60 days स्पेशल टास्क फोर्स के थ्रू। ट्रायल जो है विद इन 3 month होना चाहिए ऑफ द चार्जशीट। ट्रायल विद इन 3 month ऑफ चार्जशीट। अपील जो है इट इज़ फाइल्ड इन 30 days। जो अपील 30 days में फाइल किया गया है उसको 3 महीने के अंदर डिस्पोज करना होगा। अपील की बात करें विट इज़ फाइल्ड इन 30 days डिस्पोज्ड इन 3 months। बाकी जो नीड एंड सिग्निफिकेंस, क्या नीड था भाई ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल लाने का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नीड एंड सिग्निफिकेंस, जो रिकरेंट पेपर लीक्स हो रहे हैं बार बार देश में उसको एड्रेस करेगा। टू एड्रेस रिकरेंट पेपर लीक्स, ये ट्रैक करता है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी थ्रेट्स हैं उनको ये ट्रैक करता है, टैकल करता है। टैकल डिजिटल टेक्नोलॉजी थ्रेट्स। ऑल्सो ये प्रोटेक्ट करता है जो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है उसको, प्रोटेक्ट मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट
एंड जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है इंस्टीट्यूशंस में उसको ये रिस्टोर करने की बात करता है, रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इंस्टीट्यूशन, स्पीडी एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंस की बात करता है ये, स्पीडी एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंस। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल है उसकी, माइंड मैप्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की, जो कि यहाँ पे अप्रूव किया गया था किसके द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा, कि इसको यहाँ पे 5,000 करोड़ का आउटले दिया जाएगा, जिससे जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो एनहांस होगा, जो प्रेशर है लैंड रिसोर्स पे वो कम होगा। तो देखो ये प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर नाम से समझ आ रहा है, ये इसमें फ्लोटिंग जो सोलर पावर है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो इसके बारे में बात करें, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ओवरव्यू की बात करते हैं, भाई ये है क्या। सो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर मतलब पूरा का पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। टोटल आउटले कितना दिया गया, 5,000 करोड़ का। नोडल मिनिस्ट्री जो है जो इसको देखेगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, नोडल मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बाकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको, है ना, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन सा है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा। बाकी जो कोर टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल जो होता है उसके बारे में बात करें, कोर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो जो फ्लोटिंग सोलर है दैट इज़ FSPV, है ना, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक जो है ये टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये एक तरह से इंस्टॉल किया जाता है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक, ये जो है इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन इनलैंड वाटर बॉडीज़। जो नेचुरल वाटर कूलिंग एफिशिएंसी होता है इसका, नेचुरल वाटर कूलिंग एफिशिएंसी है इसका, एंड ये लैंड रिसोर्स को सेव करता है, सेव लैंड रिसोर्सेस। बाकी जो बैटरी स्टोरेज की बात करें, सो BESS जो है वो बैटरी स्टोरेज करेगा। BESS मतलब क्या, है ना, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है टू एनेबल एक रिलायबल एंड स्टेबल रिन्यूएबल पावर सप्लाई हो, उसके लिए एनहांसिंग ग्रिड की जो रिलायबिलिटी है उसको ये एनहांस करता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे इट स्टोर एक्सेस सोलर और विंड पावर
इट स्टोर एक्सेस सोलर और विंड पावर, एंड ये जो ग्रिड स्टेबिलिटी है उसको एनहांस करता है, एनहांसेस ग्रिड स्टेबिलिटी एंड ensures uninterrupted सप्लाई। नेक्स्ट जो की फीचर्स अगर हम बात करें, की फीचर इसके जो टारगेट्स हैं है ना, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के की फीचर्स एंड टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर पास 5000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर कैपेसिटी बनाने का एक तरह से फीचर रखता है। ठीक है, 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर, एंड जो स्टोरेज है ये कितना कर सकता है, 10,000 मेगावाट आवर जो कोलोकेटेड है ना, BESS है, दैट इज़ BESS क्या है भाई यहाँ पे, दैट इज़ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जहाँ पे है वहाँ पे। एंड टाइम लाइन की बात करें तो ये फाइनेंशियल 2026-27 से स्टार्ट होगा, 2030-31 तक बना दिया जाएगा टाइम लाइन। ओके, बाकी जो CFA जो है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, ये प्रोवाइड किया जाएगा 1 करोड़ पर मेगावाट फॉर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स है ना, अगर सक्सेसफुली कमिट करते हैं इसको, कमीशन होता है उनका तो। सो सेंट्रल फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है ऑफ 1 करोड़ पर मेगावाट असिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो ₹50 करोड़ फॉर फिजिबिलिटी स्टडीज़। बाकी ज़रूरत क्या है इस स्कीम की यार, नीड फॉर दी स्कीम, तो एक तरह से जो लैंड कंस्ट्रेंट है उसको ये एड्रेस करेगा, एड्रेसिंग लैंड कंस्ट्रेंट्स, हार्नेसिंग 102.18 गीगावाट पावर पोटेंशियल जो है उसको हार्नेस करेंगे, जो ग्रिड रिलायबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, इसके लिए ये स्कीम लाया गया, इम्प्रूविंग व्हाट, ग्रिड रिलायबिलिटी। जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं जो बढ़ रहे हैं, लाइक हमको रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा, सो एडवांसिंग क्लाइमेट कमिटमेंट्स, इसके लिए स्कीम की ज़रूरत थी। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम का, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट की बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी को ये बढ़ाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी लाएगा यार, प्रमोट करता है आत्मनिर्भर भारत को, प्रमोट आत्मनिर्भर भारत, डोमेस्टिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, डोमेस्टिक इक्विपमेंट का ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा यार। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 16,000 से लेकर 17,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, प्रधानमंत्री है ना जो ये सूर्य सरोवर योजना है उससे। एंड इन्वायरमेंट में यहाँ पे कार्बन रिडक्शन देखने को मिलेगा, कितना का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, लाइक इट विल रिड्यूस 10 मिलियन टन्स
CO2 रिडक्शन करेगा ये। ओके, तो ये हमने बात किया अबाउट प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की। तो यहाँ पे सूर्य मतलब सोलर, सरोवर मतलब फ्लोटिंग सोलर पैनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट द नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम की, जिसको हम समुद्र मंथन स्कीम भी बोल रहे हैं। ये जो है इसको भी यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया, जिसका एक तरह से 85,000 करोड़ का यहाँ पे एक बजट निकाला, आउटले निकाला, जो कि दिखते जो डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन है उसको ये बढ़ावा देगा। सो इसके बारे में हम बात करें, नेशनल ऑफशोर नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, जिसका नाम क्या दिया है, समुद्र मंथन। जनरल ओवरव्यू की बात करें तो ये है क्या यार, इसके जनरल ओवरव्यू की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर एक, ये भी सेंट्रल सेक्टर के अंदर भी भाई। ये बात की जो प्रधानमंत्री है ना, ये जो सूर्य सरोवर योजना, ये भी सेंट्रल सेक्टर है, मतलब पूरा का पूरा पैसा जो है वो कौन दे रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो ये नेक्स्ट जो स्कीम हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम की, ये भी सेंट्रल सेक्टर है, पूरा जो पैसा है वो कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, MOPNG के अंदर ये आता है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम यार, है ना। पूरा पैसा जो है अराउंड 85,000 करोड़ का जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। टोटल आउटले की बात करें 84,000 करोड़ का अराउंड दिया गया। टाइम लाइन ये है जो है फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक ये जो है वो आउटले है इसका, अनटिल फाइनेंशियल ईयर 2030-31। बाकी इसके की फीचर्स एंड फंडिंग की बात करें की फीचर्स एंड फंडिंग की बात करें तो एक डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये, अराउंड 43,000 करोड़ का इसको दिया जाएगा। ऑफशोर डाटा एक्विजिट को अराउंड 30,000 करोड़ यार, है ना। ऑफशोर डाटा एक्विजिशन जो है ये अराउंड 28,534 करोड़ का होगा। कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ये अराउंड 10,000 करोड़ का है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस जोन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस जोन्स की बात करें, इसको यहाँ पे अराउंड 2,000 करोड़ दिया गया है। ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स की बात करें, क्यों यहाँ पे नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको हम समुद्र मंथन मिशन बोल रहे हैं, लाया क्यों गया भाई, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव और ज़रूरत क्या थी इसकी। ऑब्जेक्टिव एंड नीड की बात करें तो जो फॉलिंग आउटपुट है ना, जो एजिंग फील्ड्स हैं, पुराने जो फील्ड्स हैं यहाँ पे, है ना, पेट्रोलियम के, वो एक तरह से गिर रहे हैं आउटपुट उनका, इसीलिए हमको नए खोजने की ज़रूरत है। सो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, एड्रेसिंग दी फॉलिंग आउटपुट फ्रॉम एजिंग
फील्ड्स, इंडिया का जो अनटैप्ड ऑफशोर पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना चाहते हैं हम। अनलॉक इंडियाज अनटैप्ड ऑफशोर पोटेंशियल, जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। मिनिमाइज डीप वाटर एक्सप्लोरेशन रिस्क, जो डिपेंडेंस है एनर्जी इंपोर्ट्स, हम बहुत ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ पे अरब कंट्रीज से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे रिड्यूस करना चाहते हैं। सो टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स। सिग्निफिकेंस की बात करें सो क्या सिग्निफिकेंस है नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम का? तो एक तरह से ये एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा यार, स्ट्रेंथन एनर्जी सिक्योरिटी। यहाँ पे जो डिस्कवर करने की बात की जाती है अराउंड 600+ MMTOEs, जो MMTOEs हैं मतलब 600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट्स यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को डिस्कवर करने का एम रखता है। ये इसका एम क्या है? टू डिस्कवर 600+ मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट रिजर्व्स, जो है प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा यार ये जो प्रोजेक्ट है। और नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम जो है इट विल अट्रैक्ट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आत्मनिर्भर भारत जो है ना स्कीम है उसको एक तरह से हम बस और आगे बढ़ाएगा हमारे देश को। हम दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में खुद बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है इसको एडवांस करेगा एंड ये जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट एंड टेक ग्रोथ। जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड टेक ग्रोथ। बाकी जो एक्सप्लोरेशन डिटेल्स की बात करें कि कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा, वाटर डीप कैटेगरीज क्या क्या हैं, है ना, वाटर डेप्थ कैटेगरीज क्या क्या हैं, जो मेजर प्रोड्यूसिंग बेसिन्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सब की बात करें तो एक्सप्लोरेशन डिटेल्स की बात करें अगर तो वाटर डेप्थ कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे एक शैलो वाटर अप टू 200 मीटर को शैलो वाटर बोला गया है। डीप वाटर 200 से लेके 1500 मीटर तक को डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप जो है 1500 मीटर से ज़्यादा गहरे को अल्ट्रा डीप वाटर बोला गया है। शैलो वाटर अप टू 200 मीटर एंड डीप वाटर 200 से लेके 1500 मीटर। अल्ट्रा डीप वाटर जो है इट इज़ बियॉन्ड 1500 मीटर्स। बाकी जो मेजर प्रोड्यूसिंग बेसिन्स की बात करें तो मेजर प्रोड्यूसिंग बेसिन्स में हमारे पास जो मुंबई ऑफशोर है वो एक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, मुंबई ऑफशोर, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, जो महानदी बेसिन है, अंडमान ऑफशोर की बात करें ये सब जो है मेजर प्रोड्यूसिंग बेसिन्स हैं। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट द नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम की, जिसको हमने क्या नाम दिया, समुद्र मंथन स्कीम।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 की। ये न्यूज़ में था यार। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज लोकसभा में पास हुआ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल अमेंडमेंट बिल 2026। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, ये मानसून सीजन चल रहा है, इसीलिए बहुत सारे बिल्स पास हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इसीलिए सारे जो हैं आज बिल्स ही बिल्स हैं यार। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 की बात करें इसके अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द बैकग्राउंड एंड रैशनल, क्यों लाया गया ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल जो है। सो जो 1969 का जो एक्ट है उसको ये अमेंड करता है यार। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है उसका, एंड ये जो है फाउंडेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। फाउंडेशनल बर्थ एंड डेथ जो है वो एक तरह से आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होते हैं यार। एंड जो मिसयूज़ को एक तरह से सेफ गार्ड करता है, सेफ गार्ड अगेंस्ट मिसयूज़ की डॉक्यूमेंट्स फॉर सिटीजनशिप स्टेटस जो है वो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन मेन जो है। सो की डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट फॉर सिटीजनशिप स्टेटस। बाकी जो 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर मल्टीपल सर्विस बोला गया, किसको? बर्थ सर्टिफिकेट को। सो बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ, इसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट इज द सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर मल्टीपल सर्विसेज। की प्रोविजंस की बात करें, इसके अंदर जो की प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात करें, एक 2 टायर अप्रूवल मैकेनिज्म बनाया गया है। 2 टायर अप्रूवल मैकेनिज्म बनाया गया है। एक तो डिले 1-2 ईयर जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम एंड जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अप्रूवल चाहिए। अगर डिले हो गया है रजिस्ट्रेशन में बर्थ सर्टिफिकेट के तो यहाँ पे 1 से 2 ईयर्स का डिले है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए। एंड 2 साल से ज़्यादा डिले हो गया है टू ईयर्स तो यहाँ पे जो जॉइंट JMFC का ऑर्डर चाहिए यार। JMFC क्या है ना? जो JMFC है इट इज़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर चाहिए, है ना? यहाँ पे सेपरेट अप्रूवल प्रोसीजर लाया गया फॉर पीरियड ऑफ डिले इन रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो। उसके बाद यहाँ पे जो शिफ्ट है वो एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी स्क्रूटनी की तरफ हमारे पास शिफ्ट देखने को मिला है। शिफ्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू जुडिशियल
स्क्रूटनी, एंड यहाँ पे मैंडेटरी वेरिफिकेशन ज़रूरी है फॉर करेक्टनेस, वेरिफिकेशन ज़रूरी है यार, मैंडेटरी वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड दैट अमेंडमेंट बिल है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है यार, जो लीगल ओवरसाइट है उसको ये स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथन लीगल ओवरसाइट, जो डाटा क्वालिटी एंड जो रिलायबिलिटी है उसको ये इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव डाटा क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। डेमोग्राफिक प्लानिंग को ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट डेमोग्राफिक प्लानिंग। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एनहांस करता है, एनहांस पब्लिक सर्विस डिलीवरी। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड दैट अमेंडमेंट बिल है वो है ना, फ्रॉडुलेंट जो रजिस्ट्रेशन है उसको ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशंस। बर्थ एंड दैट रजिस्ट्रेशन इंडिया की बात करें, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया की बात करें तो जो लीगल बेसिस है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का वो 1969 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो है। लीगल बेसिस की बात करें तो 1969 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो है। सिस्टम की बात करें तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। नोडल अथॉरिटी इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नोडल अथॉरिटी कौन है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें तो ये जो एक्ट है एक तरह से कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, एंटी 30, मतलब जो सेंटर एंड स्टेट है दोनों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए नियम बना सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें तो ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, एंट्री 30 में है ना। मेन जो है इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम, बर्थ रजिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है यार, इम्पोर्टेंस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन, तो ये एक तरह से फर्स्ट लीगल आइडेंटिटी है, ये फर्स्ट लीगल आइडेंटिटी है, ये प्रोवाइड करता है टू द एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये प्रूफ है फॉर आधार एंड वोटर रोल। बर्थ रजिस्ट्रेशन इज द प्रूफ फॉर आधार एंड voter rolls, and it is also a proof for passport and driving license यार, proof for passports and driving license, and also ये जो birth registration है, it is an evidence for citizenship establishment, evidence for citizenship establishment। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड दैट अमेंडमेंट बिल 2026 की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यार जो प्रीलिम्स से टॉपिक्स यहाँ पे न्यूज़ में थे 1 अगस्त को। सो जो टॉपिक्स यहाँ पे प्रीलिम्स न्यूज़ में थे उसकी बात करें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम की। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम यार, जो कि एनहांस करेगा जो असिस्टेंस है टू नेशनल स्पोर्ट्स जो फेडरेशन स्कीम है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो असिस्टेंट है उसको एनहांस करेगा। तो इसके बारे में बात करें, रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम की बात करें, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यार, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम का तो एक तरह से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाना चाहता है। ये इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाना चाहता है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का एक पार्ट है ये। जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 है उसका ये पार्ट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फुलफिल करना है। जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम लाया गया। मतलब जो एथलीट है एक तरह से इंटीग्रेट करेगा इकोसिस्टम को, जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है ना, ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करेंगे यार। एंड ऑल्सो ना एक तरह से एथलीट डेवलपमेंट एलाइड परफॉर्मेंस की बात करता है, अपने आप को एक तरह से अलाइन करता है जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 का उसके साथ, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका। एक राउंड यहाँ पे इसका 36,000 करोड़ का यहाँ पे बजट दिया गया, आउटले बजट यार फॉर 2026 to 2031। budget of around 36,441 crore from 2026 to 2031। सेलियंट फीचर्स की बात करें, रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम के जो सेलियंट फीचर्स हैं उसकी बात करें, देखो भाई ये स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को इस तरह से स्ट्रेंथन करेगा यार। स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। स्कूल स्पोर्ट्स की बात करें, स्कूल स्पोर्ट्स लाइक जो KIFS एंड जो KIUY है, मतलब है ना, जो न्यू इनिशिएटिव्स को यहाँ पे स्कूल स्पोर्ट्स में लाएगा, लाइक जो खेलो इंडिया है ना, फीडर स्कूल की बात करें, या फिर जो खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय की बात करें जो कि अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को यहाँ पे प्रमोट करता है ना, स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने की बात करता है, एथलीट डेवलपमेंट किया जाएगा। एथलीट डेवलपमेंट की बात करें लाइक ई किया इज़ व्हाट इट इज़ इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स जो कि कैटेगरी है ना, ये परफॉर्म मतलब एक तरह से एक्सपांड किया जाएगा। जो स्ट्रक्चर्ड एथलीट डेवलपमेंट है उसको थ्रू साइंटिफिक कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, लॉन्ग टर्म मेंटरिंग करके टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा यार। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन थ्रू IOPS पाथवे,
ये जो IOPS पाथवे है, मतलब IOPS क्या है, सॉरी TOPS पाथवे जो है दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साथ एक तरह से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, टैलेंट स्काउट्स बनाए जाएंगे, जोनल कमिटीज़ बनाए जाएंगे, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स होंगे जो कि मैनेज करेंगे पाथवे फ्रॉम ग्रास रूट कॉम्पिटिशन टू टैलेंट टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूसिव स्पोर्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा, इंक्लूसिव स्पोर्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। लॉन्ग टर्म ओलंपिक गोल्स जो हैं, लॉन्ग टर्म ओलंपिक गोल्स के साथ ये अलाइन करता है। बाकी जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जिसके बारे में ये बात करता है यार, तो नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड बनाया जाएगा, नेशनल कोच एक्रेडिशन बोर्ड बनाया जाएगा। ये जो नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड है ये स्टैंडर्डाइज करेगा कोचिंग क्वालिफिकेशन को एंड इम्प्रूव करेगा कोचिंग स्टैंडर्ड्स को। उसके बाद यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा यार, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ये जो यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक तरह से इंटीग्रेट करेगा एथलीट डाटाबेस को, कंपटीशन को, कोचिंग रिसोर्सेज को एंड टैलेंट असेसमेंट एंड एक तरह से डाटा ड्रिवन मैनेजमेंट के फंडिंग के लिए बनाया गया है। एंड एनहांस करना है किस चीज़ को यार, जो ANSF है, अनुसंधान रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो सपोर्ट है उसको एनहांस करना है। फिट इंडिया को एक्सपांड करने की ज़रूरत है यार। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएगा यार ये, है ना। जो फिट इंडिया मूवमेंट है जो कि एक्सपांड करते हैं नेशनल वाइड अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव, जो एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी को एक तरह से प्रमोट करने की बात करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल को जो यंग्स हैं उनके अमंग मेनली प्रमोट करने की बात करता है ना। ANSF इज व्हाट इट इज, असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, नॉट अनुसुदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यार। ANSF है ये, सो इट इज़ एनहांस करने की बात करता है। जो असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन स्कीम है वहाँ पे ये एनहांस करेगा असिस्टेंस को। ये जो स्कीम है ना, कौन सा स्कीम यार, दैट इज़ रिवैम्ड खेलो इंडिया स्कीम जो है वो, है ना। एंड एक तरह से इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा, फंड करेगा कोचिंग को, है ना, और इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग कैंपस बनाएगा, फॉरेन एक्सपर्ट्स को लाएगा, इंस्टीट्यूशनल कंपटीशन कराएगा। ओरिजिनली ये 2000 के अंदर लॉन्च किया गया था, जो एनहांस मतलब जो ANSF जो है, असिस्टेंस फॉर नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन जो है स्कीम जो है, ये 2001 में आया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। बट रिसेंटली इसको यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि ये 2026 से 2031 तक यहाँ पे एक सेंट्रल इनिशिएटिव है जो कि एम्पावर करेगा स्पोर्ट फेडरेशन को रिकोगनाइज करके। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है, क्वेश्चन आना पक्का है, एक प्रकार से चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो चीज़ न्यूज़ में थी, फव्वारा UPI पेमेंट कॉरिडोर। फव्वारा UPI पेमेंट कॉरिडोर की बात करें, FAVARA फव्वारा UPI पेमेंट कॉरिडोर, फव्वारा UPI पेमेंट कॉरिडोर की बात करें हाँ, तो ये फव्वारा UPI पेमेंट कॉरिडोर क्या है, एक और न्यूज़ में क्यों था यार, फव्वारा UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर जो है एक तरह से ऑपरेशनलाइज किया गया, जो कि रियल टाइम पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम मालदीव्स टू UPI एनेबल्ड बैंक अकाउंट इन इंडिया। ठीक है, फव्वारा जो है एक तरह से मालदीव्स और इंडिया के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर बनाता है। सो ये मालदीव एंड इंडिया का पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र में हेल्प करेगा यार। मालदीव्स इंडिया पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र्स में हेल्प करेगा। ऑल्सो जो फव्वारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है,
फव्वारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है वो यूपीआई को एक तरह से इंटीग्रेट करता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, है ना। इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मालदीव्स के जो फव्वारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है उसके साथ, है ना। फव्वारा जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है वो मालदीव्स का है। की फीचर्स की बात करें, फव्वारा जैसे इंडिया का यूपीआई है उसी प्रकार का इसका इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है मालदीव्स का। की फीचर्स की बात करें तो एक तरह से इंस्टेंट MVR एंड INR ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है यार, है ना। इंस्टेंट MVR मतलब जो मालदीवियन रुपया है उससे यहाँ पे थ्रू फव्वारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम विथ बेनिफिशियरी रिसीविंग, है ना, इंडियन रुपीज़ डायरेक्टली इनटू देयर यूपीआई लिंक्ड अकाउंट, ठीक है। मालदीव्स के जो यूज़र्स हैं वो सेंड कर सकते हैं मालदीवियन रुपीज़ फव्वारा इंस्टेंट पेमेंट से, इंडिया में INR में, इंडियन रुपी में आ जाएगा यूपीआई के अंदर। तो इंस्टेंट मालदीवियन टू INR ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है। ये जो मिलेगा यहाँ पे ये फव्वारा यूपीआई पेमेंट कॉरिडोर से, है ना। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यहाँ पे ये ऑपरेशनलाइज किया गया इसको, इंस्टेंट MVR टू INR ट्रांसफर्स। एंड जो फेज़ 1 है इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं, है ना। मतलब फेज़ 1 जो है इसका, इसमें बैंक्स ऑफ मालदीव जो हैं एंड मतलब बैंक ऑफ मालदीव PIC एंड मैंडलीव मतलब जो मालदीव इस्लामिक बैंक PLC है ये पार्टिसिपेट करेगा फेज़ 1 में। फैमिली एंड गिफ्ट रेमिटेंसेस जो ये भेजते हैं यार, जो मालदीव्स में काम करते हैं उसके ऊपर यहाँ पे मेन बेसिस है ये। एंड QR कोड को ये एक्सपांड करेगा। QR कोड एक्सपांसन की हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना। बिकॉज जो फेजेस होंगे सब्सिक्वेंट जो फ्यूचर फेजेस होंगे, है ना, वहाँ पे QR कोड बेस्ड मर्चेंट पेमेंट्स देखने को मिलेगा। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जो है वो हमको देखने को मिलेंगे। बाकी यूपीआई के बारे में बात हुआ ही है तो यूपीआई के बारे में बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करें तो NPCI का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक रियल टाइम सिस्टम है। इंटरनेशनल प्रेजेंस रखता है यार, सिर्फ इंडिया में नहीं, है ना। ये कहाँ पे याद रखना भाई, कौन कौन से करंटली कौन कौन से देश एक्सेप्ट करते हैं यूपीआई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यूपीआई इज़ NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसके अंदर जो कंट्रीज़ एक्सेप्ट करते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये ग्लोबल प्रेजेंस में 8 कंट्रीज़ हैं यार। 8 कंट्रीज़ में कौन कौन है, पहला तो देखना यार, छोटे से याद रखें, कंबोडिया, सिंगापुर, फिर UAE में क्या चलता है, यूपीआई चलता है। UAE मतलब सऊदी अरेबिया, दुबई में लोग, हमारे देश के लोग जाते हैं वहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं यार, ठीक है। UAE में, फ्रांस में यूपीआई चलेगा, मॉरिशियस में, मालदीव में नहीं चलता, इसीलिए तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट की बात की जा रही है। फव्वारा मॉरिशस में चलता है, नेपाल में यूपीआई चलता है, भूटान में चलता है, और हमारा बाजू बाजू देश जो है नेपाल, भूटान, है ना, श्रीलंका, ठीक है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये बाजू बाजू देश हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो वहाँ नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे एक और है कतार। कतार में जहाँ जहाँ पे हमारे देखो मेन चीज़ें, हमारे देश के लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, कतार में काम करते हैं, UAE, दुबई, सऊदी, रियाद में काम करते हैं, तो ये दोनों जगह होगा बिल्कुल। श्रीलंका बाजू वाला देश है, भूटान बाजू वाला है, नेपाल बाजू वाला है, घूमने के लिए जाते हैं मॉरिशस लोग। सिंगापुर का अच्छा डेवलप सिटी है, सिंगापुर, कंबोडिया एंड फ्रांस, इस चीज़ को याद रखना यार। ये देखो ये थोड़े डेवलप नेशन है बट यहाँ भी चलता है यूपीआई। तो ये 4
और ये 9 कंट्रीज़ में यहाँ पे क्या करते हैं, 9 कंट्रीज़ जो है टोटल यूपी एक्सेप्ट करते हैं। ये डाटा याद रखना, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अबाउट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पे न्यूज़ में था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो श्रीमती वर्षा अशोक अगलवे है उनको मिला, इट बिकेम, है ना, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। 54 डायरेक्टर जनरल का जो पोस्ट है ये चार्ज ये लेंगे, बट ये फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बने हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इसीलिए न्यूज़ में था। तो इसके बारे में हम बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एक न्यू डायरेक्टर जनरल जो है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है कौन, न्यू डायरेक्टर जनरल श्रीमती वर्षा अशोक अगावे। पहली बात तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, ठीक है, कब बनाया गया था, इट इज़ फाउंडेड इन 1851, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। और किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था, कोल डिपॉजिट्स फॉर रेलवे एक्सपांसन को देखते हुए, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, कोलकाता में। की एरिया जिस पे ये काम करता है उसकी बात करें, कि एरियाज ऑफ वर्क की बात करें तो मिनरल एक्सप्लोरेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जियोलॉजिकल मैपिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, नेचुरल हैजार्ड स्टडीज़ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशलाइज्ड रिसर्च कराता है यार ये, स्पेशलाइज्ड रिसर्च कराता है, साइंटिफिक एडवाइजरी की बात करें तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इन चीज़ों पे काम करता है ना। मिनरल एक्सप्लोरेशन में लाइक की जो फेरस, नॉन फेरस, प्रीसियस एंड क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर इवेल्युएट करता है, जो इंडिया का जो मिनरल सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करेगा। जियोलॉजिकल मैपिंग करता है, मतलब जो जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल, मैराइन सर्वे करता है, जहाँ पे एक डाटाबेस बनाता है यार। नेचुरल हैजार्ड स्टडीज़ माइक लाइक अर्थक्वेक कहाँ पे हो रहा है, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस के जो रीजन्स हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को सपोर्ट करेगा, पब्लिक सेफ्टी को ध्यान देते हुए। जो साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाता है ना, साइंटिफिक एडवाइजरी लाइक एक तरह से ये प्रिंसिपल एडवाइज़र है टू दी अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट को बताता है, इंडस्ट्रीज़ को, एकेडमिया को, है ना। रिसर्च भी करता है लाइक पैलेंटोलॉजी के अंदर, ग्लेशियोलॉजी के अंदर, सेस्मो टेक्टोनिक्स के ऊपर ये रिसर्च कराता है। तो ये सब एरियाज़ हैं इसके। मेन तो ये है कि हेडक्वार्टर कहाँ, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है ये सेलिब्रेट किया गया यार रिसेंटली। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक अभी चालू करेगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अभी चल रहा है। नेशन वाइड कैंपेन जो है वो चालू किया गया है ना, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो वर्ल्ड जो दुनिया में यहाँ पे चालू किया है उसको यहाँ पे इंडिया में अंदर यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो ऑब्जर्व करेगा इंडिया के अंदर। सो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की बात करें
तो ये सेलिब्रेट कब से कब तक किया जाएगा, डेट क्या है इसका? अगस्त 1 से 7 मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंडिया के अंदर इसको करेगा, है ना। बाकी ओरिजिन की बात करें, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करने के लिए, चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, एक केयर सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है मदर के लिए, इसको देखते हुए इसको हर साल मनाया जाता है। तो इसका जो ओरिजिन है यार, वो 1990 का जो इनोसेंटी डिक्लेरेशन है, वहाँ से इसका ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं। इस साल का थीम क्या है यार? सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, ये थीम है, सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ। बाकी इंडिया का जो फोकस है वो किस चीज़ पे रहेगा? मेन तो अर्ली इनिशिएशन एंड कोलेस्ट्रम के ऊपर मेन फोकस रहेगा यार। 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो बात की जाती है ना, उसके बारे में जो इंडिया का जो फोकस है वो ये है कि यहाँ पे जो अर्ली इनिशिएशन है, लाइक विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ में यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड मेन तो ये है कि यार यहाँ पे जो इनोसिटी डिक्लेरेशन है वो एक तरह से कंसल्टेटिव स्टेटस होल्ड करता है विथ यूनिसेफ एंड यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑल्सो जो पहली बार बनाया गया था इसको, जो इनोसिटी डिक्लेरेशन के अंदर, तो प्रोटेक्शन, प्रमोशन, सपोर्ट करने की बात करता है ब्रेस्ट फीडिंग को। एंड ये वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के साथ कोलैबोरेट करता है, कोलैबोरेट विथ वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। इंडिया के अंदर अर्ली इनिशिएशन पे बेस्ट मतलब फोकस किया जाएगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे, जो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, यहाँ पे पानी भी नहीं देना है यार। एंड कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 ईयर्स, इसके ऊपर इंडिया के अंदर ध्यान दिया जाएगा। एंड जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स हैं वो भी यहाँ पे देंगे, इसकी बार यहाँ पे इंडिया फोकस करेगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 months and continued breastfeeding अप टू 2 years। इसके बाद जो मैटरनल हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। आशा एंड आंगनवाड़ी का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की जाएगी यार। आशा एंड आंगनवाड़ी सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बाकी जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि एक ऑप्टिमल इन्फेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है यार ब्रेस्ट फीडिंग जो है। ऑप्टिमल इन्फेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी एंड डिसीज़ प्रिवेंशन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बिकॉज इम्पॉर्टेंट जो एंटीबॉडीज़ हैं मदर से बच्चे में जाते हैं। मैटरनल हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक है ना, मैटरनल हेल्थ बेनिफिट्स लाइक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है, पोस्टपार्टम रिकवरी में हेल्प करता है यार। जो मदम का जो लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के जो रिस्क हैं उसको भी रिड्यूस करता है। ऑल्सो टाइप 2 डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन के रिस्क को भी ये रिड्यूस करता है ब्रेस्ट फीडिंग जो है। मैटरनल हेल्थ बेनिफिट्स, तो ये हमने बात की अबाउट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में, जो कि सेलिब्रेट किया जाएगा 1 से 7 अगस्त, है ना। एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, इंडिया के अंदर दुनिया भर में है, चलता है यार, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑब्जर्व करेगा इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंडिया के अंदर,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की, बिकॉज रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने हाईलाइट किया कि जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, मतलब एक तरह से एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है यार, जो कि प्रमोट करेगा इंक्लूसिव एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन, है ना। ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है उसके बारे में बात करें तो देखो भाई, ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसके बारे में बात करें पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये एक तरह से इंक्लूसिव हायर एजुकेशन एक्सेस की बात करता है। ओके, फ्लैगशिप स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम की बात करें तो एक तरह से इंक्लूसिव सबको यहाँ पे हायर एजुकेशन का एक्सेस मिले, इसको ये इंश्योर करते हैं। यहाँ पे बजट दिया गया है अराउंड 3,600 करोड़ का यार। इसके अंदर की फीचर्स की बात करें तो कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे। इसके अंदर विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंदर जिसको यूनियन कैबिनेट ने पहली बार यहाँ पे अप्रूव किया था, है ना, एक तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एडवांस करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 4 है, जो कि क्या बात करता है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करता है। SDG 4 उसको ये फुलफिल करेगा यार, है ना। एक कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करता है, जिस जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको कोलेटरल फ्री ये लोन प्रोवाइड करता है, जिससे वो क्या कर सकते अपने हायर एजुकेशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, कोई कोलेटरल नहीं लगा, कोई थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई फिक्स सीलिंग नहीं है लोन अमाउंट पे ना। मेन क्या है, एक तरह से फ्लैगशिप स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, एक कोलेटरल फ्री एंड गारंटी फ्री एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है टू दी मैट्रिशियस स्टूडेंट, जो कि एक तरह से क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिट होने मतलब एडमिशन ले रहे हैं, उनके डेजिग्नेटेड कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे। तो इट प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स, 15 ईयर रीपेमेंट पीरियड है यार इस लोन का, 15 ईयर रीपेमेंट पीरियड है। 75% क्रेडिट गारंटीड यहाँ पे दिया जाता है ना। इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। एक यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल बनाया गया है यार। तो ये सब बेनिफिट्स हो गए, है ना। 75% क्रेडिट गारंटीड लोन्स अप टू 7.5 लाख रुपये दिया जाएगा, जो कि रिस्क है फॉर बैंक्स को, एक तरह से लैंडिंग रिस्क को कम करता है, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है क्रेडिट गारंटी की। 75% जो क्रेडिट गारंटीड है वो गवर्नमेंट देगा। इंटरेस्ट सबवेंशन लाइक स्टूडेंट विद एनुअल फैमिली इनकम जिनका 8 लाख से कम है वो रिसीव करेंगे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोज अप टू 10 लाख ड्यूरिंग जो अगर पढ़ रहे हैं उस समय, है ना। बाकी एक्सटर्नल सब्सिडीज़ भी यहाँ पे दिए गए लाइक PM USP सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंदर। तो बहुत सारे फीचर्स हैं यार, लाइक यहाँ पे जो डिजिटल रूपी वैलेट है, इंटरेस्ट एलिजिबल इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली PM विद्या लक्ष्मी डिजिटल रूपी ऐप के अंदर क्रेडिट होते हैं, है ना। सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी वॉलेट है उसके अंदर,
यूनिफाइड पोर्टल मतलब जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन सबमिट कॉमन लोन एप्लीकेशन यार, सेलेक्ट कर सकता है बैंक को, है ना। यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल में बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन को, रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो इंटरेस्ट सबवेंशन है थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाकी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी एंड कवरेज की बात करें, जो विद्या लक्ष्मी स्कीम है कौन कौन एलिजिबल है, किसको कवर करता है, कवरेज एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो अराउंड 1425 NIRF जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो एलिजिबल हैं इसमें। एंड यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है ना। मेरिट बेस्ड एडमिशन जो होता है उसके ऊपर ऑल्सो इट इज़ एजुकेशनल लोन्स आर अवेलेबल टू ऑल डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस यार। बाकी यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरीज अराउंड 7 लाख फ्रेश स्टूडेंट जो हैं रिसीव करेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट ओवर 7 ईयर या 2025 26 2030 31 तक इस स्कीम के थ्रू, है ना। तो इससे क्या होगा, आधार रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे आधार से रजिस्ट्रेशन होता है। सो ये हमने बात की पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम्स की, है ना। हमने बात की अबाउट दी ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके बारे में, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फवारा यूपीआई पेमेंट कॉरिडोर की बात की, रिवैम खेलो इंडिया स्कीम्स की बात की, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल जो आया था उसमें क्या क्या चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है पास हुआ यहाँ पे, इसके बारे में हमने देखा चीज़ों के बारे में। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना क्या है ना। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड फेयर मीन्स बहुत बड़ा टॉपिक है यार, इसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स है मेंस के अंदर, तो ये हमने देखा यार। रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 1 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की हमने बात की।